बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में 3 से 4 इंतहाई अहम स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि नेपाल, भारत, पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक हैं और आइंदा आने वाले दिनों में रीजनल सिचुएशन के ऊपर भी उनका बड़ा असर हो सकता है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और जो भारत की खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उसके चीफ समंत कुमार गोयल ने एक क्वाइट विजिट, एक सीक्रेट खुफिया दौरा किया है नेपाल का। वहाँ पर मुलाकातें की हैं। वो मुलाकातें क्या थी, उनके नतीजे में किस किस्म की सूरत हाल अब डेवलप हो रही है नेपाल में, उसके हवाले से बताऊंगा। और एक इंटर रिलेटेड किस्म की डेवलपमेंट है नेपाल और भारत के ताल्लुकात के हवाले से कि भारत के जो सबसे बड़े नक्काद क्रिटिक जो हैं, जो नेपाल की कैबिनेट में मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, ईश्वर पोखरेल, उनकी जो बरतरफी हुई वो अब इस सारी सूरत हाल से किस तरीके से जुड़ी हुई है, उसके हवाले से भी बताऊंगा। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर के बाद जो है वो भारत के आर्मी चीफ, बहुत सारे लोग जिस वक्त ये वीडियो देखेंगे तो भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एमएम नरवाने जो हैं वो खटमंडू में पहुंच चुके होंगे इंतहाई अहम पैगाम लेकर। किस किस्म की उनकी मुलाकातें हैं, दौरे का मकसद क्या है और उससे सूरत हाल में क्या तब्दीली आएगी। नेपाल और भारत का स्टैंड ऑफ, मैं अगर बहुत सारे लोग जो हैं जो इस चैनल को, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं शुरू से, मैं बड़ी तफसील के साथ उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो लोग पहली मरतबा देख रहे हैं उनके लिए एक मैं क्विक जो है वो बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल है भारत और नेपाल के दरमियान, मामला हुआ क्या। एक तो ये कि जो उनके सरहदी तनाज़ा है वो कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है, शुरू से है और इट डेट्स बैक प्री पार्टीशन जो मसला है, जो एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 19th सेंचुरी के आगाज़ में, 1816 में वो कल्मिनेट हुई जब 4 मार्च 1816 को सगोली का मुआहदा हुआ। खैर, उस सारे बैकग्राउंड में जाए बगैर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भारत के और नेपाल के सरहदी इलाके ऐसे हैं जिनका तसल्लुत या जिनके ऊपर कब्ज़ा इस वक्त भारत का है, लेकिन नेपाल ये क्लेम करता है कि वो जिस वक्त अंग्रेज़ जो है वो पार्टीशन के वक्त छोड़कर चला गया इस सारे एरिया को, तो जो उनका मुआहदा हुआ था वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो अंग्रेज़ फ़ौज है उनके साथ ये उनका मुआहदा हुआ था, तो इस वजह से अब वो सारे इलाके जो हैं वो नेपाल को वापस मिल जाने चाहिए। खैर, इस सारे मामले के ऊपर एक स्टेटस को बरकरार था। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ के तौर पर ज़म किया, अब मर्जर किया, उसका अपने इलाकों के तौर पर उसको शामिल किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद नवंबर 2019 में भारत ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया। उस पॉलिटिकल मैप में उन्होंने इन इलाकों को तो यूनियन टेरिटरीज़ दिखाया ही दिखाया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी किया कि जो नेपाल के साथ उनके सरहदी तनाज़ात वाले इलाके थे, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, इन तमाम इलाकों को भारत ने, तसल्लुत तो ऑलरेडी भारत के पास था, उसका कब्ज़ा भारत के पास था, भारत ने इनको जो है वो अपनी टेरिटरीज़ के तौर पर उस नक्शे में भी डिक्लेयर कर दिया। अब उससे सारी सूरत हाल इस तरह की बनी कि नेपाल बार-बार रिक्वेस्ट करता रहा भारत को कि सेक्टरी लेवल टॉक्स की जाएं सारे मामले पर, बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का इजलास किया जाए, लेकिन भारत ने उनको इस सारे मामले के ऊपर लिफ्ट नहीं करवाई। कोविड-19 आ गया, उस दौरान भी ये सब कुछ चलता रहा। फिर जिस वक्त स्टैंड ऑफ हुआ चीन और भारत के दरमियान, ये वो वक्त था जिस वक्त भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कुछ सड़कों का इफ्तिताह किया, जो बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ इलाके हैं वहाँ पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उसमें एक सड़क जो है वो काला पानी के इलाके से गुजरती थी। अब उस सड़क के मामले के ऊपर नेपाल जो है वो इतना सीख पा हुआ कि पहले उन्होंने यही कोशिश करते रहे थे कि मुलाकात हो जाए भारत के साथ कोई और बैठकर बातचीत हल से मसला जो है वो हल कर लिया जाए, लेकिन जिस वक्त भारत ने ये सब कुछ नहीं किया, नेपाल ने वो सारा मामला अपनी पार्लियामेंट में ले गए और उन्होंने अपना नया पॉलिटिकल मैप जो है वो अप्रूव करवाया पार्लियामेंट से, फिर वो जारी किया, उसको नेशनल एम्बलम में शामिल किया गया, उनको टेक्स्ट बुक में छापने का कहा गया और जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो डिफरेंट फॉरेन मिशंस वहाँ पर सफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक के खटमंडू में मौजूद हैं उनको उसकी कॉपीज़ फराहम की गई और भारत ने कहा कि तकरीबन 4000 नक्शे छपवा कर अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो सारे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस सारे मामले के ऊपर भारत का मुसलसल फोकस ये था कि इसके पीछे चीन है और चीन की जो एम्बेसडर हैं हाओ यांग की और पाकिस्तान का सफारत खाना है, वहाँ पर कुछ मुलाकातें हुई हैं जिनके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। और जो केपी शर्मा ओली वज़ीर आज़म हैं नेपाल के, उनको मुकम्मल बैकिंग हासिल है बीजिंग की और इस्लामाबाद की।
अब इस सारे मामले के ऊपर नेपाल और भारत का एक एक्टिव स्टैंड ऑफ चल रहा था, जिसमें केपी शर्मा ओली ने बारहा ये भी कहा कि भारत जो है और रॉ उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है, उनको डी-सीट करना चाहता है। इस किस्म की मूव्स जो हैं वो हमने देखी भी कि उनको हटाने के हवाले से कुछ मूव्स भी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। केपी शर्मा ओली अभी भी वज़ीर आज़म है, लेकिन इस सारे वक्त के दौरान क्योंकि नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसकी अभी रोड्स की कनेक्टिविटी चीन के साथ, क्योंकि दूसरी जानिब उसके चीन है, उस तरीके से नहीं है। टेरेन टफ़ टेरेन है, हिमालयन रीजन है और ख़ास तौर पर जो बर्फ़बारी का मौसम है तो वो सारा इलाका जो है वो कोई ऐसी रोड नहीं है जिससे कनेक्टिविटी हो सके। अब नेपाल की जो इम्पोर्ट्स हैं वो अगर देखे जाएँ तो लगभग तकरीबन 65 से 70% जो उसकी इम्पोर्ट्स हैं, आउट ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स 65 to 70% इम्पोर्ट्स जो हैं वो भारत से होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर तकरीबन 80 से 85% जो उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं वो भारत से आती हैं। अब भारत ने माजी में भी ये करता रहा है, 2015 में भी इन्होंने जो है वो अपनी सरहद, जिस वक्त नेपाल में ज़लज़ला आया हुआ था, भारत ने जो है वो सरहद बंद कर दी थी। उस सारे मामले को दोबारा भारत ने कैश किया है। नेपाल को इस किस्म की मैसेजिंग की गई है कि अगर नेपाल भारत के टर्म्स पर नहीं आता तो फिर नेपाल को किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ज़ाहिर है कि अगर मार्केट में चीज़ें नहीं मिल रही और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रही तो नेपाल वर्चुअली विल बी एट हॉल्ट। नेपाल जो है वो बंद हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी हुकूमत हो वो चल नहीं सकती। तो भारत ने अब इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 18 सितंबर 2020 केपी शर्मा ओली ने वो एक फ़ैसला किया, वो डिसीजन ये किया कि जो टेक्स्ट बुक्स जो कि दरसी कुतब मार्केट में भेजी जानी थी लोगों को, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको दी जानी थी टेक्स्ट बुक्स, उनके स्कूल और कॉलेजेस में दी जानी थी, जिसमें नेपाल का वो नया नक्शा शामिल किया गया था और साथ ही उसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया गया था जिसमें जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं नेपाल के और उनकी वापसी भारत से, उसके हवाले से बाकायदा इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। उस टेक्स्ट बुक को जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन केपी शर्मा ओली ने रोक दी। लेकिन इस सारे मामले से भारत और नेपाल के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघली। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भारत के जो नेपाल के वज़ीर दिफ़ा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ईश्वर पोखरेल जो हैं वो बहुत सख्त क्रिटिक हैं भारत के। उन्होंने हत्ता कि ये हुआ कि उन्होंने जो आर्मी चीफ़ हैं MM नरवाने, उनको होस्ट करने से, उनको वेलकम करने से इनकार कर दिया था कि उनकी मौजूदगी में MM नरवाने जो हैं वो नेपाल का दौरा नहीं कर सकते। जिसके बाद अक्टूबर के महीने में केपी शर्मा ओली ने उनको रिमूव कर दिया, उनकी कैबिनेट जो है उससे उसको फारिग कर दिया और डिफेंस की जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब इस सारी सूरत हाल में रॉ के जो चीफ़ हैं समंत कुमार गोयल, उनका दौरा हुआ गुज़श्ता हफ्ते। एक क्वाइट विज़िट था, क्वाइट या खुफिया आप इसको इसलिए कह सकते हैं कि इसके ऊपर उस तरीके से इसका एजेंडा नहीं जारी किया गया, इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं हुई, उस तरीके से इसके ऊपर ख़बरें नहीं आई, लेकिन जो इसके ऊपर एनालिसिस मौजूद है वो ये कि वो गए, उन्होंने जाकर मुलाकात की केपी शर्मा ओली के साथ और उनको ये बताया कि अगर नेपाल भारत के साथ उसके टर्म्स पर आ जाता है तो नेपाल में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट जो है वो ईज़िली जो है वो सेल करेगी, चलती रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और साथ ही उनको ये भी यकीन दहानी करवाई गई, लगता यही है अभी अपेरेंटली लगता यही है कि उनको ये यकीन दहानी भी करा दी गई कि जो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है उसका इजलास और सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो हैं वो रिज्यूम हो सकती हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि 1950 से भारत और नेपाल के दरमियान एक आप समझ लीजिए कि एक अनरिटन किस्म का जो है वो मुआहदा मौजूद है कि दोनों ममालिक के जो आर्मी चीफ्स हैं, कि जो भी शख्स भारत में आर्मी चीफ़ होगा और जो भी शख्स नेपाल में आर्मी चीफ़ होगा, उनको ये एक दूसरे की जो आर्मीज़ हैं उसमें एजाज़ी तौर पर जनरल का ओहदा जो है वो कन्फ़र किया जाता है, उससे नवाजा जाता है। अब जिस वक्त MM नरवाने आर्मी चीफ़ बने, इस साल बने 1 जनवरी से, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को टर्म ख़त्म हुई जनरल बिपिन रावत की, उसके बाद हिस्टोरिकली हमेशा से ये होता आया है कि भारत का जो भी आर्मी चीफ बनता है या नेपाल में जो भी आर्मी चीफ बनता है वो पहले दौरा करता है भारत का आर्मी चीफ नेपाल का, और नेपाल का आर्मी चीफ पहला दौरा करता है भारत का, जहां पर उनको ये एजाज़ी तौर पर जनरल का जो एजाज़ है उससे नवाजा जाता है। अब जनवरी से बने हुए आर्मी चीफ
MM नरवाने, उनका विज़िट इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने दौरे किए, वो भी मैं कवर करता रहा हूँ। उनका कोई भी दौरा जो है वो नेपाल का मुमकिन नहीं हुआ, और उसमें सारी सूरत हाल जो है वो ये, क्योंकि इस किस्म का स्टैंड ऑफ चल रहा था नेपाल और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा, सारे मामले को लेकर ये दौरा मुमकिन नहीं हुआ। अब जो रॉ के चीफ़ हैं उनके दौरे के बाद उसकी राह हमवार हुई है। जनरल MM नरवाने 3 रोज़ा दौरे पर उन्होंने 4 नवंबर को पहुंचना है नेपाल, जहां पर वो उनको एजाज़ से नवाजा जाएगा। उनकी मुलाकातें होंगी जो सदर हैं नेपाल के, उनके साथ KP शर्मा ओली के साथ उनकी इन हिज कैपेसिटी एज डिफेंस मिनिस्टर वो उनसे मुलाकात करेंगे, और नेपाल के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। इस सारे मामले के बाद जो है जिस किस्म की रिपोर्टिंग इस वक्त और जिस किस्म की इतलात सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से बाकायदा अब ये ऑफ़र दी जाने लगी है कि भारत जो है वो तैयार है नेपाल के साथ बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलाने के लिए और सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के हवाले से भी। अब भारत इसमें ज़ाहिर है कि ये समझता है कि नेपाल जो है उसको बीजिंग की और इस्लामाबाद की क्योंकि सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान भी उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भारत इज़ लूजिंग ग्राउंड इन नेपाल। और इस सारे में ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत उस वक्त आई कि जिस वक्त कोविड-19 के हवाले से एक क्वाड्रिलेटरल इजलास चीन ने बुलाया, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी मौजूद थे, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, और उसके बाद जो है मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी उसमें शिरकत की थी। अफ़गानिस्तान की तरफ से हनीफ अतमर जो उनके एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो थे, और प्रादीप गायावली जो कि नेपाल के वज़ीर ख़ारजा हैं। कोविड-19 के हवाले से बुलाए गए उस क्वाड्रिलेटरल या 4 अफ्रीकी इजलास में रीजनल कनेक्टिविटी और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई। उस वक्त भारत को ये लगा कि ये मामला जो है वो अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं। अगर उसने नेपाल को मनाने की और KP शर्मा ओली को अपनी साइड के ऊपर लाने की कोशिश ना की तो मामला जो है वो ख़राब हो सकता है और नेपाल उनके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो है वो एक बहुत अच्छी ऑफ़र कर चुका है लैंड कनेक्टिविटी की, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी की नेपाल को, कि थ्रू द हिमालयन रेंज नेपाल को कनेक्ट किया जाएगा तिब्बत से, तिब्बत और सिंकियांग से, और फिर उनको जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है वो उनका एक्सेस, जो उनकी भारत पे डिपेंडेंस है उनके लैंड लॉक्ड होने की वजह से, क्योंकि उनकी सरहद किसी और मुल्क से नहीं मिलती। एक जानिब हिमालयाज़ की बड़ी टफ़ किस्म की टेरेन है और दूसरी जानिब तमाम जो उसकी सरहदें हैं वो भारत के साथ मिलती हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर नेपाल जो है ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ इट्स ऑप्शंस, और अब ये लग रहा है कि अब हालात के रुख इख्तियार कर रहे हैं कि चाहे वो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, साल 2 साल के लिए, जिस वक्त तक ये सारे मामलात जो उनकी रोड कनेक्टिविटी है वो चीन के साथ नहीं इंश्योर होती, उस वक्त तक नेपाल जो है वो भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको इंश्योर करने के लिए, वहाँ से इंपोर्ट्स को इंश्योर करने के लिए वो इस किस्म का कोई स्टेप नहीं उठाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रोक ली हैं उन्होंने, जो कि तकसीम होनी थी, जो कि पढ़नी थी। अब नेपाल में स्टूडेंट्स ने उस काबीना के वज़ीर को भी फारिग कर दिया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, जो कि सबसे बड़ा नक्काद था भारत का। KP शर्मा ओली जो अब से कुछ वक्त पहले तक ये कह रहे थे कि रॉ जो है और नई दिल्ली उनके इक़्तिदार के पीछे पड़ा हुआ है और उनको निकालना चाहता है, वो भी जो है वो अब टर्म्स के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी सिचुएशन है जो कि रीजन में आइंदा आने वाले जो साल हैं, महीने हैं, उसमें ज़ाहिर है कि इसका एक इम्पैक्ट सामने आएगा। अब वो सारी सूरत हाल किस तरह होती है गाय बगाए मैं अपने चैनल के ऊपर उसके ऊपर कवर करता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह इसको भी आगे कवर करता रहूँगा और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।